इस चैप्टर से आपके पास थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आपके स्कूल में टीचर्स भी कराएंगे, मैं भी कराऊंगा, एन्यूमरस कराएंगे, लेकिन थ्योरी जो होती है जनरली टीचर्स क्या करते हैं कि ठीक है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया एंड देन मूव ऑन, ऐसा करके चलते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं 3 चैप्टर थ्योरी के बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, लेकिन इसलिए थोड़ी डिस्कस करें कि आप उन्हें पढ़ें और उसके बाद भूल जाएं। एक मंत्र जो होता है जिसे कहते हैं ओम नमाय और सफा चट्टाए, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ो और भूल जाओ फिर आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। दैट कुड हैपन इन योर पर्सनल लाइफ, यू कैन मूव ऑन फ्रॉम ट्रॉमा और एनी एनी ब्रेकअप इन रिलेशन, वैसा तो आप चल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा सब्जेक्ट में, ठीक है। अगली क्लास में बताया था फिर से एक टेस्ट होना है चैप्टर 1 और 2 का, वही एमसीक्यू बेस्ड होगा चैप्टर 1 और 2 का, ठीक है। लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे, ये ध्यान रखना। करेक्ट? क्या चीज? एब्सेंट रहोगे? कोई बात नहीं, अब है बता दिया ना आपको। बोलो। सर टेस्ट मंडे को है मंडे को है मतलब? और फ्राइडे। आप जो टेस्ट बता रहे हो दैट इज ऑन मंडे और फ्राइडे। फ्राइडे? वाई ऑन मंडे? ओके। यू हैव होल। आज क्या है? अच्छा मंडे को तो होगा अब अगला टेस्ट, हाँ मंडे को होगा। दैट्स गुड। मुझे लगा कि आज वेंसडे फ्राइडे की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये मैं बड़ा क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको एक्स्ट्रा बैठकर पढ़ाई करनी है, आई नॉट पुट दैट इन रिकॉर्डिंग। एक एक तरीका रिवीजन का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, जो कि आप अगर 12th तक फॉलो करेंगे, हर सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे, इट विल हेल्प यू। क्या होता है रिवीजन का तरीका, जरा ध्यान से देखिए। सपोज हमने एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया। जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करा तो टेक्स्ट बुक में सपोज मैंने बोला कि जैस्मिन को क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट में, और क्वेश्चन नंबर 28 में परेशानी हुई हुई। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट फॉर जैस्मिन, ठीक है। शरण्य को लगा कि उसको क्वेश्चन नंबर 6 में परेशानी हुई, 9 में परेशानी हुई, 14 में परेशानी हुई, 23 में परेशानी हुई। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट शरण्य के लिए। तो डेवलप योर ओन कस्टमाइज लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्या होता है, आपको एग्जाम के लिए जाना है। अब आपको वो क्वेश्चन जो आराम से हो गए थे उन्हें रिवाइज ही नहीं करना। आपको कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं? आपको अपनी लिस्ट खोलनी है, उसे रिवाइज करना है। सो अपने पास एक छोटी नोटबुक बनाए, जैसे यूटी नोटबुक होती है ना वैसी वाली। चैप्टर का नाम लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें जो जो क्वेश्चंस, जैसे मेरी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 मान लो तुमसे नहीं हो पाया, मुश्किल लग रहा था। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 12 मुश्किल लग रहा था। इलिस्ट्रेशन नंबर 25 मुश्किल लग रही थी। जस्ट राइट डाउन नंबर एंड पेज नंबर। करेक्ट? जब आप रिवाइज करने जा रहे हैं, एक एक चैप्टर में 25, 27, 20, 38 क्वेश्चन होते हैं। यू नीड नॉट टू डू ऑल द 28 क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो पहली बार में आपसे गलत हो रहे थे उन्हीं को रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि अगर ये पहली बार में गलत हो रहा है तो जब आप एग्जाम लिखेंगे फिर से गलत होंगे। ठीक है जी। अब आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन कर लिया, अब आप अगले चैप्टर पे चले गए जनरल एंट्रीज पे। तो जब आप जनरल एंट्री कर रहे हैं, सीधे दिन एक संडे को उस नोटबुक को खोला और इन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लिया। क्या करा? सिर्फ पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं करा, सिर्फ रीड कर लिया। और उसके बाद मीनवाइल इन नेक्स्ट चैप्टर यू हैव अनदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्मार्ट वे ऑफ रिविजन। बच्चे क्या करते हैं पता है, कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन आ रहा है मान लो उनका, वो क्या करेंगे 1 से लेकर 20 25 तक सब रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए और उनको रिवाइज करिए, खत्म। थ्योरी तो सिर्फ पढ़ना होता है, थ्योरी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं एक्सपोजर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी ये टेस्ट जो मैंने दिया वो मैं एमसीक्यू था, अगला टेस्ट एमसीक्यू था। थ्योरी के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको आइडिया हो जाएगा अभी। एक 2 3 वैरायटी के क्वेश्चन और थ्योरी के जो मैं अगले टेस्ट में इंकॉर्पोरेट करूंगा, तो यू विल मंडे को। हाँ, एमसीक्यू ही है अभी तो। उसके बाद तीसरा जो टेस्ट होगा, मतलब जो अगले वाला होगा, उसमें मैं क्या करूंगा आपके साथ कि मीनवाइल उसमें मैं आपके साथ बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थ्योरी के, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थ्योरी के, और एक प्रैक्टिकल भी डालूंगा। विल गो इन दैट वे। ईच एंड एवरी टेस्ट गोइंग टू गिव यू लर्निंग, और उसे सीखें। इस सब्जेक्ट में 100 लाना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चे लेके आए हैं, 99 है, 100 है, 98, 97, 95, 95 से बहुत ज्यादा है, लेकिन 48 भी हैं।
अब वो डेडिकेशन है, कमिटमेंट का फर्क पड़ता है। आपके सीनियर्स बोल सकते हैं आपको 11th मजे मजे में कर लो, चिल कर लो, प्लीज दे आर गिविंग यू रॉन्ग एडवाइस। बिल्डिंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, सीरियसली लीजिए इसे। बहुत फायदा होने वाला है आपको। जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील कंफर्टेबल। चलिए, अब जरा लेके चलें इसके कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को, क्या क्या चीजें थी और जो आते हैं 1 मार्कर में आते हैं, 3 मार्कर में आते हैं, वैसा वाला। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने बताया था, क्या करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने बोला था कैश बेसिस, क्या होता है इसके अंदर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। हाँ जी, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। क्या क्या रिकॉर्ड होती हैं? ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड हियर। चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड है, इस साल की, अगले साल की, पिछले साल की, 10 साल पुरानी, 10 साल आगे की, यू हैव टू रिकॉर्ड इट। कोई एक्रूवल प्रिंसिपल यहाँ नहीं लगता है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़े थे ना, कुछ नहीं। कैश आएगा लिखेंगे, कैश जाएगा लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, बोलो। बताऊंगा बताऊंगा, बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा, ये कौन फॉलो करता है? छोटे मोटे बिजनेस फॉलो करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये क्या, स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, स्मॉल बिजनेस, वो इसको फॉलो करते हैं, स्मॉल बिजनेस। ठीक है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये फॉलो करते हैं, कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट का कोई रोल ही नहीं है। पैसा कितना आया कितना गया, रेवेन्यू की बात ही नहीं करते, वो इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कितना आया कितना गया उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात समझिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक के पहले पेज में लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन देखिए जरा, अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये क्या होता है, इसे जानने की कोशिश करें जरा। और कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कब है, कोई एक्रूड कब है, इसके बारे में आप डिस्कस करने की कोशिश करो, देखिए जरा क्या होता है, समझना। भाई, जनवरी 1 है, आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ एक। जनवरी 1 है, और यहां चला गया January 31, यहां आ गया Feb 7। इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी इज क्रेडिटेड टू काउंट ऑफ अ एम्प्लॉय, कब? महीने के आखिरी डेट पर। बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी कब आती है? अगर January 31 तक आपने काम किया तो आपकी सैलरी 1 तारीख से 7 के बीच में आएगी कभी। माई स्कूल क्रेडिट माई सैलरी इन माई अकाउंट ऑन 4th और 5th। देर आर मेनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले महीने की सैलरी 7 तारीख तक देते हैं। ठीक है जी, ऐसा चलता है। मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सब समझा रहा हूँ इस कंसेप्ट से। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इट विल हेल्प यू इन दिस चैप्टर ऑल्सो। आपका एक एम्प्लॉय आपके पास आता है January 4 को, बोलता है मालिक मेरा बच्चा बीमार है, मुझे जनवरी की सैलरी दे दीजिए, तो आप मना कर देंगे क्या? विल यू से नो, नहीं देना? दे देंगे, आपका एम्प्लॉय है, ले जाओ भाई, कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए, January 4 को क्या वो सैलरी एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है अर्न करना, क्या एम्प्लॉय ने वो सैलरी अर्न कर ली थी? ऑनलाइन में बताइए, क्या अर्न करी थी? एक्रूड नहीं थी। ठीक है। क्या वो सैलरी ड्यू हो गई थी? नो, ना एम्प्लॉय ने अर्न करी थी। और ड्यू होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? ड्यू होने का मतलब होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन अराइज हो गया कि ड्यू कब होगी? January 7 को, Feb 7 को ड्यू होगी वो। जिस दिन डेट है, ड्यू डेट कहते हैं ना, ड्यू डेट आ गई। आपने देखा होगा ना, मैसेज आते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, ड्यू डेट फॉर बिल पेमेंट वाज 18th March, पोस्ट ड्यू डेट 1% पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड, और ड्यू डेट से पहले यू विल गेट अ रिबेट ऑफ 10%। ऐसा आता है ना लिखा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वाटर के बिल का, ऐसे मैसेजेस आते हैं आपके पास। ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब जिस दिन हमने बोला एम्प्लॉय तेरा पैसा, तेरी सैलरी तेरा अकाउंट में कब आएगा? Feb 7 को आएगा, ये ड्यू डेट हो गई। तो क्या January 4 ड्यू डेट थी? नहीं थी। क्या January 4 तक
एम्प्लॉय ने जनवरी के महीने की सैलरी अर्न कर ली, नहीं करी। क्लियर है जी? अब जरा ध्यान से समझना। इफ पेड, अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, इफ पेड तो क्या बन जाएगी ये? एडवांस सैलरी। क्या बन जाएगी ये? एडवांस सैलरी बन जाएगी। अगर हमने पे कर दी तो क्या बन जाएगी हमारे लिए? ये एडवांस सैलरी बन जाएगी। क्योंकि हम उस पीरियड की सैलरी दे रहे हैं जिसके लिए उसने भी काम किया ही नहीं। और एडवांस सैलरी आपके लिए क्या कहलाती है? एडवांस सैलरी आपके लिए क्या कहलाती है? करंट एसेट्स कहलाती है। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस? एडवांस सैलरी आपके लिए क्या कहलाएगी? करंट एसेट्स कहलाएगी। आपने सैलरी पे कर दी, मनी हैज गॉन आउट ऑफ योर पॉकेट, लेकिन बदले में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक टेम्पररी एसेट्स बन गई, क्या? एडवांस सैलरी के नाम से। तो एडवांस सैलरी एडवांस क्यों कहलाई? क्योंकि हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? अक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। इसके हिसाब से जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उसी दिन लिखना है हमें। लेकिन क्या मैं इसे एक्सपेंस बोल के लिखूंगा? नहीं। मैं इसे क्या बोल के लिखूंगा? एक एसेट्स बोल के लिखूंगा, क्योंकि अब एम्प्लॉय मेरे लिए 31 मार्च तक काम करेगा और पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी दे चुके हैं। वो एक्सपेंस जो आप पे कर चुके हैं, उनका टाइम नहीं आया था, उसे हम एडवांस एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एडवांस एक्सपेंस को लिख लिया जाता है। ठीक है? एक्सपेंस को लिख लिया जाता है, एडवांस एक्सपेंस को, एडवांस रेंट, एडवांस सैलरी, एडवांस कमीशन, एडवांस इंटरेस्ट लिख दिया जाता है उसको। ठीक है जी? लेकिन एक्रूवल बेसिस में इसे लिख तो दिया जाता है, लेकिन बाद में इसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन कैश बेस में एडजस्ट नहीं करते हैं, वो तो पेमेंट का पार्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। ये एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? जनवरी से रिलेटेड है। और आपने जनवरी की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को पे कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा जनवरी 31 तक। जब जनवरी 31 हो जाएगी, तब ये एक्सपेंस एक्सपेंस बनेगा, एसेट्स नहीं रहेगा। दिस पार्ट इज ओके विद यू? एनी डाउट रिधिमा? अगर कैश बेसिस होगा तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कैश चला गया। कैसा गया, क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन अप्रूवल में इसे अब लिखेंगे, लेकिन क्या बोल के लिखेंगे? एडवांस सैलरी बोल के लिखेंगे, असेट्स बोल के लिखेंगे उसको। ये फर्क है दोनों में। बोलिए, किसके अंदर? मैंने समझा दिया अभी कंसेप्ट। क्या मैंने कंसेप्ट समझाया अभी? कहाँ समझाया? अभी वहां तक तो चलने दो मुझे। इट हैज नथिंग टू डू विद योर बुक कंसेप्ट। ये बुक से अलग कंसेप्ट है। ठीक है? और ये कंसेप्ट आपकी किताब में कोई बताएगा भी नहीं, और ना आपके टीचर बताएंगे इस कंसेप्ट को, क्योंकि बहुत सारे टीचर को भी नहीं पता होता कि है क्या है। बट इट मीन्स डोंट टेस्ट योर टीचर, प्लीज। अब जनवरी 15 आ गई। जनवरी 15 को बताइए मुझे, क्या आपकी सैलरी, आपके एम्प्लॉय ने सैलरी अर्न कर ली? कर ली? नहीं अर्न करी। क्या ये ड्यू हो गई? नहीं ड्यू हुई। यानी कि, और फिर आपने पे कर दिया, अगर इफ पेड, तो क्या बन जाएगा आपके लिए? ये एडवांस सैलरी बन जाएगा। और ये आपके लिए क्या है? करंट असेट्स है। इस बात पे कोई दिक्कत किसी को? सिम जनवरी 31, जनवरी 31 आ गया। क्या बंदे ने सैलरी अर्न कर ली जनवरी 31 5 बजे के बाद? जनवरी 31 सुबह 9 बजे नहीं, 5 बजे के बाद। जनवरी 31 काम कर लिया पूरा उसने। तो क्या उसने अर्न कर लिया है? यस, इट इज ऑन। जनवरी 31 5 तारीख हो, 5 बज गया शाम का, 9 से 5 का टाइमिंग था। अर्न कर लिया उसने सैलरी। ठीक है जी? लेकिन क्या ये ड्यू हुई है? नहीं हुई। ड्यू कब होगी भाई? 7/7 को होगी। तो अगर अर्न हो चुकी है, एक्रूड हो चुकी है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, मतलब ड्यू नहीं हुई है, तो भी ये आपके लिए क्या कहलाएगा? इफ पेड। इफ पेड, तो स्टिल ये क्या कहलाएगी? एडवांस। क्या कहलाएगी फिर भी ये? फिर भी ये क्या कहलाएगी? एडवांस सैलरी कहलाएगी। और ये आपके लिए क्या है? करंट एसेट्स ही है, करंट एसेट्स। ठीक है? चलिए आ जाते हैं हम कौन सी डेट को? Feb 4 को। बताइए, क्या ये अर्न हुई है? यस, एम्प्लॉय ने अर्न कर ली है। पर क्या ये ड्यू हुई है? नो, इट इज नॉट ड्यू। नहीं ड्यू हुई। ड्यू कब होगी? 7 तारीख को होगी। तो अब क्या होगा? इफ पेड। इफ पेड, फिर क्या कहलाएगा ये? एडवांस सैलरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर पे कर दी तो क्या कहलाएगा ये? इट विल बी नोन एज एडवांस सैलरी। ठीक है जी? और अभी भी क्या कहलाएगी आपके लिए? करंट एसेट्स कहलाएगी।
अब Feb 7 है, Feb 7, 5 बज गए, ऑफिस आवर खत्म हो गया। अब एम्प्लॉय बोलेगा, मालिक सैलरी नहीं आई, है ना? अब तो टोन बदल जाएगा ना उसका। अभी तक तो वो अथॉरिटेटिव नहीं था, लेकिन अब बोल सकता ना, मालिक सैलरी नहीं आई। आप बोलेगे मैं रुक जा, आ जाती है भाई, बैंक में डाल रखा है। अब मुझे बताइए, Feb 7 को क्या ये एक्रूड हो गई? यस। क्या ये ड्यू हो गई? यस। ठीक है। अब ये ड्यू भी हो गई, एक्रूड भी हो गया, ध्यान से सुनना। अब अगर वो पे हो गया, इफ पेड, अगर आपने पे कर दी, ड्यू हो चुकी थी और आपने पे कर दी, तो क्या बन जाएगा आपके लिए? ये एक्सपेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके लिए? एक्सपेंस बन जाएगा। दिस इज एक्सपेंस टू यू। करेक्ट। एक्रूड भी हो गई थी, ड्यू भी हो गई थी, और आपने पे भी कर दी। वंडरफुल, इट्स योर एक्सपेंस। लेकिन अब अगर ये क्या लिखा है, इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड, तो क्या बन जाएगी आपके लिए? आउटस्टैंडिंग सैलरी बनेगी। और आपके लिए क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपके लिए? करंट लायबिलिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बंदे ने अर्न भी कर ली सैलरी, टाइम भी आ गया था, फिर आपने नहीं पे किया। तो कैश बेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा गया ही नहीं। कैश बेस में पेड को रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे किसी भी साल का एक्सपेंस तो बन गया वो। लेकिन कैश बेस में अगर वो सैलरी ड्यू हो गई थी लेकिन पे नहीं हुई, तो क्या मान के चलेंगे कि आउटस्टैंडिंग है भाई, पैसा तो गया ही नहीं, कैश बेस में से रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या करेंगे? पेमेंट हो या ना हो, इसे रिकॉर्ड करा जाएगा। क्या बोल के रिकॉर्ड करा जाएगा इसे? करंट लायबिलिटी बोल के किया जाएगा। अगर पे हो जाती तो क्या बोल के रिकॉर्ड करता? एक्सपेंस बोल के। ना पे हुई तो क्या बोल के रिकॉर्ड करूंगा? करंट लायबिलिटी बोल के रिकॉर्ड करूंगा। इधर ओके। तो अब अगर क्वेश्चन हमसे बोले कि सैलरी इज पेड, क्या बोला? सैलरी इज पेड। व्हाट डज इट मीन? कि सैलरी पहले एक्रू हो गई होगी, फिर वो ड्यू हो गई होगी, और अब हमने पे कर दी। अगर वो बोल रहा है कि सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब बनेगा? कि सैलरी पहले एक्रूड हुई होगी एम्प्लॉय के लिए, फिर वो ड्यू हुई होगी, और फिर वो पे नहीं हुई होगी। तो अगर हम बोले सैलरी पेड, इसका मतलब से पहले दो स्टेप पूरे हुए होंगे। कौन सा वाला? एक्रूड वाला और ड्यू वाला। और अगर हम बोले सैलरी आउटस्टैंडिंग है, फिर भी दो स्टेप पूरे हुए होंगे। कौन सा वाला? एक्रूड वाला और ड्यू वाला। ठीक है। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि सैलरी इज ड्यू एंड नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ही क्या है? कि जब मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग शब्द लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कि ड्यू डेट आ गई थी, एम्प्लॉय ने अर्न कर ली थी, हम ना दे पाए। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था? कि रेंट एक्रूड हो चुका था, ड्यू हो चुका था, हम नहीं पे कर पाए। तो एक्सपेंस के केस में हम एक्रूड शब्द यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी, एक्रूड इनकम तो किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए। हमारे लिए तो क्या बनती है? वो ड्यू। तो जब हम एक्सपेंस के लिए डील करते हैं तो हम बोलते हैं सैलरी इज ड्यू एंड पेड। सैलरी इज ड्यू एंड नॉट पेड, एक्रूड शब्द नहीं लगाते हैं। क्योंकि एक्रूड तो किसका पर्सपेक्टिव है? जिसको मिल रही है उसके लिए पर्सपेक्टिव बनेगा ना। तो आई होप इट इज क्लियर। अब आप देखिए, ये जो हमने लिखा, मैं कैसे समराइज करते हैं देखो। अगर मैंने बोला कि कोई एक्सपेंस है, क्या है? कोई एक्सपेंस है, ठीक है, कोई एक्सपेंस है, ड्यू हो गया था, ड्यू हो गया था, पेड हो गया, पेड हो गया, तो क्या बन जाएगा? वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा आपके लिए। और अगर वो नॉट पेड है, नॉट पेड है, तो क्या बन जाएगा आपके लिए? करंट लायबिलिटी बन जाएगा। ध्यान रहेगा इस चीज का। और ये किसी वजह से होता है? ये एक्रूवल प्रिंसिपल की वजह से होता है। कैश एडजस्ट ही नहीं करता इससे। क्या बोला था तुमने? है ना? नहीं, कैश तो एडजस्ट ही नहीं करेगा। वो तो क्या करेगा? लिख लेगा उसे बस। आज कैश पे किया, एडवांस लिख लेगा, एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक्रूवल बेसिस क्या करेगा? आज कैश को एडवांस लिख लेगा, और जब टाइम आएगा तो उसे एडजस्ट कर लेगा। वो लिख रहा था आपकी बुक, तो आपकी बुक में लिखा ना कि कैश बेसिस में एक्रूड का, एडवांस का, प्रीपेड का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। हाँ, नहीं होता। हम लिख तो लेते हैं उसे, लेकिन एडजस्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक्रूवल बेसिस में क्या करते हैं? आज हमने उसे आउटस्टैंड नॉट पेड को क्या बोलेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। तो आज हमने इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला, तो पता चला कि अब अगले महीने जब हम इसे पे कर रहे हैं, तो हम क्या पे करेंगे? अपनी लायबिलिटी पे कर देंगे। एडजस्ट हो गया ना? तो एक्रूवल बेसिस में आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, क्रूड, सबका एडजस्टमेंट होता है। लेकिन कैश बेसिस में इनका एडजस्टमेंट नहीं होता है। इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है।
इन्हें एडजस्ट नहीं किया जाता। लिखेंगे इसका जरूर से, भाई प्रीपेड एक्सपेंस है लिखेंगे तो जरूर, लेकिन उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉलो ही नहीं कर रहे। तो एक्सपेंस के केस में क्लियर हुआ। ड्यू और पेड हो गया तो क्या बनेगा, एक्सपेंस। ड्यू एंड नॉट पेड हुआ तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर है। एक्सपेंस तो रहेगा ही, पे हो जाएगा तो कैश चला गया, नहीं पे हुआ तो लायबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, एक्सपेंस फिर से दोबारा आपके पास आया एक्सपेंस, ठीक है। ये ड्यू हुआ और ये ड्यू हुआ दोबारा से, ठीक है। अगर पेड हो गया तो हमने क्या लिख दिया, एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा ढूंढ करें। अब आप देखिए, एक्सपेंस अगर है नॉट ड्यू, ड्यू नहीं था, नॉट ड्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे भी पढ़ा था January 31, Feb 4, ड्यू तो नहीं हुआ ना अभी। ठीक है, एक्रूड हो गया होगा, लेकिन एक्रूड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या चीज देखनी है, ड्यू देखनी है। नॉट ड्यू है, कोई एक्सपेंस आपके पास है, और वो क्या है, वो एक्सपेंस क्या है, नॉट ड्यू है। तो क्या हो जाएगा बताइए, नॉट ड्यू है, एंड फिर क्या कर दिया, एंड पेड हो गया, पेड। तो क्या बनेगा अब आपके लिए, एडवांस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवांस, एडवांस, हाँ एडवांस। या फिर क्या बोलेंगे, प्रीपेड, या क्या बोलेंगे, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड। ये क्या बन जाएगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस और एक्सपेंस, ऐसे कहते हैं इसको, इसके वेरिएशन, इसके नाम होते हैं। तो बोल देंगे रेंट इज अनएक्सपायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट प्रीपेड हो चुका पेड है। इन एडवांस। हाँ, पेड इन एडवांस। अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड का मतलब हमने रेंट को यूज ही नहीं करा अभी, हमने तो पैसा भर दिया। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, आपके लिए करंट एसेट्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपके लिए, करंट एसेट्स बन जाएगी। ठीक। अगेन, इन कैश बेसिस इसको लिखेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन एक्रूवल बेसिस में लिखेंगे, और बाद में इसे क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। दिस इज फाइन विद यू। चलो और देखें जरा, ये एक्सपेंस से रिलेट, हाँ बोलो। क्योंकि आपने, अच्छा सुनो, आपने क्या बोला, आपने ग्रोसरी शॉप वाले को बोला कि भाई ये पकड़ 15,000 रुपया, और मेरी राशन अगले महीने की 5 तारीख को मेरे घर धरवा देना। आज तारीख कितनी हो रही है, 16। 16 को आपने पैसा दिया ग्रोसरी शॉप वाले को कि 20,000 रुपए की राशन अगले महीने की 16 तारीख को मेरे घर भिजवा देना। जब तक वो पैसा आपके उसके पास पड़ा है, क्या उसने अर्न कर लिया उस पैसे को, उसके लिए क्या है वो, लायबिलिटी। आपके लिए क्या है वो, एसेट। क्यों एसेट है, या तो मैं वो पैसा वापस लूंगा, या उसके बदले में सामान लूंगा, इसीलिए एसेट्स है। तो आपने अपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, अब एम्प्लॉय क्या करेगा, या तो पैसा वापस करेगा या काम करेगा, तो आपको बेनिफिट मिलने हैं उसके फ्यूचर में। चलिए, ये एक्सपेंस से रिलेटेड हुआ। अब हम लेके चलते हैं इनकम। इनकम के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, एक्रूड यूज करते हैं। इनकम ड्यू नहीं होती है, इनकम क्या होती है, अर्न करी जाती है। इनकम क्या थी, एक्रूड हो चुकी है, एक्रूड, और क्या हो गई है, रिसीव्ड हो गई। एक्रूड हो गई, रिसीव्ड हो गई, तो क्या बन जाएगी, ये इनकम ही रहेगी आपके लिए, इसको इनकम ही बोलेंगे। इनकम एक्रूड हो गई थी और रिसीव हो गई, क्या बनेगी आपके लिए, वो इनकम बनेगी। लेकिन इनकम, ठीक है, इनकम एक्रूड हो गई थी, एक्रूड, एंड नॉट रिसीव्ड, क्या था, नॉट रिसीव्ड। तो बताइए, नॉट रिसीव्ड तो क्या बनेगी आपके लिए, ये एडवांस इनकम बनेगी, और ये आपके लिए क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी बन जाएगी। अब जरा जाने करंट लायबिलिटी क्यों है। हम एक शॉप चलाते हैं, हमारे सामने कोई बंदा आता है और कहता है कि सर, ये पकड़िए 1 लाख रुपया, और हर महीने मेरे अकाउंट, मेरे घर में 10-10 हजार का सामान देते चले जाना। ठीक है जी। ये अब मुझसे बोला कि ये पकड़िए, आज कौन सा महीना चल रहा है, मई का चल रहा है, मुझे 1 लाख दे गया, और बोला जनवरी के महीने में अगले साल मेरे घर 1 लाख का सामान भिजवा देना। तो मुझे बताइए, क्या वो 1 लाख मैंने अर्न कर लिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, क्या मैंने अर्न कर लिया 1 लाख रुपया, क्या मैंने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दी, नहीं कर दी ना। तो वो मेरे लिए लायबिलिटी कब तक रहेगी, जब तक मैं सामान उसके घर न पहुंचा दूं। तो क्या हो गया था, इनकम
ड्यू हो गई थी, नहीं रिसीव, इनकम एक्रूड है, नॉट सॉरी, ये गलत बोल दिया थोड़ा सा। इनकम क्या थी आपकी, एक्रूड थी, लेकिन नॉट रिसीव्ड हुई, तो ये बन जाएगी आपके लिए, ये बन जाएगी आपकी एक्रूड इनकम, और ये आपके लिए क्या बन जाएगी, एक्रूड इनकम, और क्या बन जाएगी आपके लिए, करंट एसेट्स बन जाएगी। वो थोड़ा गलत बोल दिया था मैं। आपने किसी के लिए काम कर दिया, आपने किसी के लिए काम कर दिया, आपको कमीशन मिलना है, उसने बोला कमीशन अब नहीं, मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। ठीक है जी। तो कैश बेस में क्या करता, मैं रिकॉर्ड करता, पैसा तो आया नहीं, नहीं रिकॉर्ड करता। लेकिन एक्रूअल बेसिस में मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, क्या बोल के रिकॉर्ड करूंगा, एक्रूड इनकम बोल के रिकॉर्ड करूंगा। एक्रूड का मतलब है कि इनकम अर्न कर ली थी लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो आपके लिए क्या बन गया, एसेट्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव इट इन फ्यूचर। एक्रूड इनकम बन गई। कोई डाउट है जस्टिन को, इधर से जयदीप, रमन, ऑनलाइन में अक्षिता, इज दैट ओके? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, इनकम एक्रूड, अब ध्यान से सुनिएगा, इनकम नॉट एक्रूड, ठीक है, नॉट एक्रूड और नॉट अर्न, लेकिन क्या हो गया, रिसीव हो गए। अब बताइए क्या होगा, आपकी इनकम का टाइम ही, जैसे मान लो आप रेंट लेते हैं किसी से, जब वो जनवरी और एडवांस लेते हैं, या ऐसा करते हैं आपके रह ले पहले फिर रेंट दे के जाना। ठीक है जी। अब आदमी कहता है कि सर 6 महीने का एडवांस ले लो, मेरी सैलरी का पता नहीं, हमने कहा दे दे, तो क्या मेरे लिए वो इनकम है, क्या वो हमारी सर्विसेज को अवेल कर गया, नहीं करा ना। तो इनकम क्या हुई थी, रिक्रूट नहीं हुई थी, अर्न भी नहीं हुई थी, लेकिन कोई आपको दे के चला गया। मान लो आप क्या करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप लोगों की डील कराते हैं, तो बंदा बोलता है आपसे कि सर मेरा एक फ्लैट की डील करा दीजिए, हमने कहा बिल्कुल करा देंगे, सर ये लो एडवांस रख लो ताकि आप भूल ना जाओ, 1 लाख एडवांस देके चला गया। इज दैट 1 लाख अर्न बाय मी, नहीं ना, Hmm. लेकिन मिल गया, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, Advance. एडवांस Advances. इनकम कहलाएगा, एडवांस इनकम कहलाएगा। और ये आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है, आपके लिए करंट लायबिलिटी कहलाएगी। इसे नोट करेंगे, इट विल हेल्प यू। बोलो, इज दैट फाइन? ये कंसेप्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हेल्प करेगा, ये कंसेप्ट आपको अभी भी हेल्प करेगा। तब आप समझ पाए, कैश बेसिस में, कैश बेसिस में क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंस पे होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं पे होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? कैश बेसिस में एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ था फिर भी पे कर दिया, तो भी क्या करेंगे सर, रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एडजस्ट नहीं करेंगे। एक्रूअल बेसिस में चाहे पे हो चाहे ना पे हो, उसे रिकॉर्ड करना है। पे हो गया तो एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करा, नहीं पे हुआ तो एसेट्स बोल के रिकॉर्ड करना है। इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड, इनकम बन गई ना, कैश बेसिस में से रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन इनकम अर्न हो गई थी लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुई, कैश बेस में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, करना है रिकॉर्ड। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या करेंगे, कैश बेस में इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्रूअल बेसिस में भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसे एडजस्ट नहीं करेंगे। मेरे से पूछो बेटा क्या बोल रहे हैं, आस्क। कुछ डाउट है क्या, दिस इज फाइन विद यू? अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं आपको कि एक्रूअल में चीजें कैसे चलती हैं और कैश में। पिछली बार मैंने हल्का सा छोटू सा क्वेश्चन दिया था करने के लिए, बोलो, इनकम नॉट एक्रूड था या नॉट अर्न थी, तुमने अभी उसकी डील ही नहीं कराई, किसी बंदे की प्रॉपर्टी की डील नहीं कराई, और वो आपको 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी थी, 1% 2 लाख आपको देके चला गया। अब बताइए क्या है, इज इट योर इनकम, नहीं ना, तो क्या है, एडवांस इनकम है ना, तो लाइबिलिटी बन गई ना। ठीक है, कैश बेस में से लिखेंगे, एक्रूअल बेसिस में भी लिखेंगे, लेकिन कैश बेस में एडजस्ट नहीं करेंगे, एक्रूअल में जब हम काम कर लेंगे तब उसे इनकम मानेंगे ना, वरना मेरे लिए तो लाइबिलिटी है। अब 3 महीने बाद आपने उसकी डील करा दी, क्या वो दोबारा पैसा देगा आपको, देगा पैसा, नहीं देगा ना, कह रहा दे तो रखा है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ ना, क्योंकि मैंने सर्विसेज पूरी कर दी, मैं उसे क्या मानूंगा, इनकम मानूंगा ना। जब तक मेरे लिए क्या रहेगी वो, लायबिलिटी रहेगी, जब तक मैं काम करके नहीं देता, जब तो हम उसे अर्न नहीं कर लेते। इसलिए तो समझाया था प्रिंसिपल।
ठीक है जी, इज इट ओके? हाँ जी। बेटा अभी सिखा रहा हूँ, एक्रूड का मतलब होता है अर्न कर लिया आप। लेकिन जब एक्सपेंस की बारी आएगी, तो आपका एक्सपेंस सामने वाले के लिए इनकम है ना, तो आप एक्रूड एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, इनकम एक्रूड होती है। एक्सपेंस मेरे लिए एक्सपेंस है तो सामने वाले के लिए इनकम है ना। तो एक बात समझिए, काउंटिंग में आप क्या करते हैं, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से चलेंगे, सामने वाले के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। आई एम पेइंग सैलरी, इट इज एक्सपेंस टू मी, लेकिन वर्कर के लिए क्या वो इनकम है। और इनकम वो अगर एक्रूड करेगा, तभी तो उसको लेने का हक बनेगा उसका। तो एक्रूड शब्द जो होता है वो अर्न करने के लिए होता है, एक्सपेंस थोड़ी अर्न किया जाता है। इसीलिए हमने एक्रूड शब्द किसके साथ लगाया, इनकम के साथ लगाया ना, एक्सपेंस के साथ थोड़ी लगाया। एक्सपेंस तो ड्यू होते हैं, जैसे ही हमारे एक्सपेंस ड्यू हुए, सामने वाले के लिए वो एक्रूड हो जाएंगे, अर्न हो जाएंगे। लेकिन हम सामने वाले की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम तो अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक्सपेंस एक्सपेंस होगा, और इनकम इनकम की तरह से चला जाएगा। डन। तो जो आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे लिखा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एसेट्स, एक्रूड इनकम मतलब एसेट्स, और एडवांस इनकम मतलब लायबिलिटी। किसकी वजह से? कंट्रोल प्रिंसिपल की वजह से। कैश बेस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आया कितना, गया कितना, उस पर फोकस रहता है। चलिए और चलते हैं आगे। अब आई थिंक दिस पार्ट इज ओके, ये नोट भी कर लिया होगा सभी लोगों ने। चलिए, अब आपके सामने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि दैट यू कैन ऑलवेज स्टडी योर ओन। कैश बेसिस जो होता है वो सिंपल है। क्या हमें एक्रूड ड्यू ये सब सोचना पड़ रहा है कैश बेस में? नहीं। आया कितना, गया कितना, दैट्स ओके, तो सिंपल मेथड होता है ये। अगर मैं बोलूँ इसके एडवांटेजेस यहाँ पर, एडवांटेजेस की बात करें तो ये मेथड नंबर वन क्या है, सिंपल मेथड है, सिंपल, कोई टेक्निकल नहीं है, सिंपल। ये एडवांटेजेस की। अच्छा, दूसरा बोले हम लोग क्या यहाँ पर बोले, नंबर दो, मोर ऑब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब टू द पॉइंट है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना, पैसा आया और पैसा क्या उसका हिसाब किताब रखना है। और नंबर नेक्स्ट बोल रहा है क्या, नंबर तीन, सुटेबिलिटी। इसकी सुटेबिलिटी क्या है, फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच डील्स मेनली इन कैश, मेनली इन कैश। जहां कैश में डीलिंग होती है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, ये अच्छा होता है, और बाकियों के लिए नहीं होता। बाकियों को तो एक्रूवल के हिसाब से चलना पड़ता है। अब जैसे बताओ, मंदिर में अगर आप देखते हैं तो डोनेशन आती है ना, डोनेशन कहाँ जाती है, कैश बॉक्स में। कभी तिरुपति बालाजी देखा आप लोगों ने, क्या होता है, वो खजाना खुलता है, वैष्णो देवी का देखिए खुलता है, पैसा निकलता है, सोना निकलता है, दान निकलता है। आया कितना, गया कितना, खत्म, इससे ज्यादा क्या देखना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई भक्त आके बोलेगा, हे प्रभु, तुझे मैं मार्च के महीने में 5 लाख डोनेट करके जाऊंगा। फिर बोलेंगे तथास्तु बस, अभी मेरी अक्रूड इनकम हो गई, है ना, क्योंकि भक्त ने बोला और इनकम हो गई। ऐसा थोड़ी होता है, नो एडजस्टमेंट, सिंपल है। इसके डिसएडवांटेजेस देखें क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले क्या होता है, डज नॉट गिव्स, डज नॉट गिव्स ट्रू एंड फेयर पोजीशन, ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपका प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कैश बेस में क्या आपको पता चलेगा किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है? ना आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस है, आया और गया का हिसाब होता है। वो जो मंदिर में चंदे का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, ये थोड़ी पूछते हैं कि उस भक्त से इतना लेना बाकी है। कोई आदमी एक पर्ची डाल देता है, हे भगवान, मैं तुझे 1 लाख रुपया जून के महीने में दूंगा, कागज आ गया। तो क्या उसको वाउचर मान लेंगे, बिल्स रिसीवेबल मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, फिर ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं। तो वादे वादे कुछ नहीं फर्क पड़ना।
इससे आपको प्रॉफिट लॉस की फाइनल पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन का पता ही नहीं चलता। पैसा कितना है कितना गया उसका पता चलता है बस। और नंबर 3, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल डज नॉट फॉलोड। मैचिंग प्रिंसिपल तो फॉलो ही नहीं होता। इसमें होता है क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंस एक फाइनेंशियल ईयर के कहाँ मैच होते हैं। पैसा कितना आया वो कितना गया बस, किसी भी साल का हो किसी भी साल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फॉलो करते इसको, ठीक है जी। और एक और चीज, सॉरी नंबर 2 था, नंबर 3, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। भाई सोचो, आपने 5,000 खर्च करे गुड्स के लिए, कौन सा एक्सपेंस है वो, रेवेन्यू एक्सपेंस। और आपने 5 लाख रुपीज खर्च करे एसेट्स खरीदने के लिए, कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने गुड्स बेची और 10,000 आया, कौन सा रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। आपने मशीनरी बेची और 5 लाख आया, कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। क्या कैश बेसिस ऐसा डिफरेंस कर रहा है कोई, नहीं, आया और गया बस। ये एडवांटेज और इसके लिमिटेशंस थी, ठीक है जी। बोले डाउट है कुछ इस पे। तो कैश बेसिस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, और ये एडजस्टमेंट्स नहीं करता है, ये हमें मालूम चला। सुटेबल किसके लिए, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, और जहां कैश में डीलिंग होती है वहां के लिए सुटेबल है, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। कैन आई प्रोसीड फर्दर। अब हम आते हैं किस पे, अप्रूवल बेसिस पर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कब रिकॉर्ड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कब होंगे रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हेन इट हैज टेकन प्लेस, ठीक है, irrespective of कैश सेटलमेंट। मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे पैसा मिले या ना मिले। और इसी अप्रूवल बेसिस पर आपके एक्सपेंस एडवांस आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में क्या होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। कैश बेस में कोई एडवांस नहीं होता, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता, कोई अप्रूव्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहाँ होता है। और ये ज्यादा सिस्टमेटिक साइंटिफिक सिस्टम है। आपकी बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है इससे पता चलती है, आपकी बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस इससे पता चलता है, ठीक है जी। ये हमने देखा। और इसके एडवांटेजेस देखें जरा क्या क्या बनते हैं एडवांटेजेस। ये जो है ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये शुरू के 4 चैप्टर में ही है, उसके बाद कोई नहीं पूछता एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। बाकी फिर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चलते हैं। क्या फायदा है इसका देखिए। नंबर 1, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम है अकाउंटिंग का। लॉजिकली चलता है, पैसा अगर आ गया, अर्न नहीं हुआ, एडवांस बोल देंगे। पैसा अगर हमने पे करना था नहीं पे किया, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। पे कर दिया तो एक्सपेंस बोलेंगे, मिल गया तो रेवेन्यू बोले, इनकम बोलेंगे। ऐसा साइंटिफिक सिस्टम होता है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट क्या बोला, नंबर 2, कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट या लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन आपका पता चलता है, किसको कितना देना, किससे कितना लेना, कौन मेरी एसेट्स, कौन मेरे रेवेन्यू, कौन मेरा एक्सपेंस, कौन मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब क्लैरिफाई हो जाता है इससे। कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी।
नंबर तीन क्या करता है ये? डिस्क्लोजेस, डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब मुझे बताइए, कैश बेसिस में 2025-26 में कितना आया और कितना गया वो पता चलता है, लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बताता है कि 2025-26 में एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल लॉस क्या है, जो आप कैश बेस से नहीं पता लगा सकते हैं। क्योंकि कैश बेस में तो जितना पेमेंट चलेगी, चाहे वो किसी भी साल की थी, और जितना भी रिसीव हुआ किसी भी साल का था, वैसा वो रिकॉर्ड लेके चलता है। और नंबर चार, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, ये हर जगह एक्सेप्ट होगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट भी इसे एक्सेप्ट करती हैं, सब एक्सेप्ट करेंगे इसको, हर जगह एक्सेप्टेबल है, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी। और नंबर पांच में आपके पास आएगा क्या, इसके अंदर क्या होता है? रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, कौन से एडजस्टमेंट्स? आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, इनके एडजस्टमेंट्स होते हैं, वैसा पता चलता है। और लिमिटेशन क्या होती है इसकी? सिंपल नहीं है। जैसा कैश में सिंपल है ना, उतना सिंपल ये नहीं है। इसे बदल, लिख दूं, आगे बढ़ो, लिख ले हो तो नोट कर लीजिए। तुम सो रहे हो बेटा, लिख नहीं रहे हो कुछ भी, तो लिख लो ना। हाउ मच टाइम इट विल टेक? लिखा रहेगा, देखिए बेटा समझिए, आपको पढ़ा और लिखा दोनों बनना है, और अकाउंटेंसी में तो लिखना ज्यादा जरूरी है। पढ़ तो लेंगे, कोई बात नहीं है, यू हैव टू राइट इट। किताब में काफी बड़ा बड़ा दे रखा होता है, हम तो बेसिक की पॉइंट्स लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं की पॉइंट को हेडिंग के रूप में लिखेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे 2 से 3 लाइन में, दैट्स सफिशिएंट। इसी क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं आपको समझाऊंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि किसी में आपको 5 लाइन लिखनी है, किसी में 4 पॉइंट लिखने हैं, किसी में 6 पॉइंट लिखने हैं। इट विल हेल्प यू इन बिजनेस स्टडीज एज वेल। सीबीएसई फॉलो करता है एक पैटर्न जो आपको जानना चाहिए। इको में भी आपको हेल्प करेगा, अकाउंटेंसी में हेल्प करेगा, बिजनेस स्टडीज में तो 100% हेल्प करेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अकाउंटेंसी में तो 3 नंबर से ज्यादा के नहीं आते हैं, और बोर्ड का पेपर में भी हाईएस्ट क्वेश्चन थ्योरी का जो होता है 3 नंबर का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, और वो भी एक या दो क्वेश्चन दिखेगा। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं थ्योरी को, बट इन क्लास 11th भर भर के थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो आपका पहला साइकिल यूटी का होगा, एग्जाम होगा, उसमें देखना कितने थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। तो तुम लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी किया, तुम लोगों ने, क्यों भाई जैस्विन, तुम्हारी में तो थ्योरी भर के आई है, अब पढ़ी नहीं थी वो तो। हाँ जी, बट क्या चीज? अभी आएंगे ना, इस पे भी आ रहे हैं। हाँ तो आएगा वो तो। अब आगे देखिए, ये चलें जरा, इसको मैं आगे चल रहा हूँ। लिमिटेशंस बोले, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस। नंबर एक, नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस। उतना सिंपल नहीं जितना सिंपल क्या कैश बेसिस होता है। नंबर दो, इसके बाद बोल रहे हैं क्या, टू मच एलोबरेटिव। बहुत लंबा तरीका है, आपने देखा था ना, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, टू मच एलोबरेटिव सिस्टम है, टू मच एलोबरेटिव सिस्टम है ये। और नंबर तीन आपके पास जो निकल कर आ रहा है वो क्या है कि क्विक, क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, अ, और इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाके आप आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड सबका एडजस्टमेंट करते हैं, तो आप बोले ना एकदम से प्रॉफिट बता दो, नहीं बता पाएगा। लेकिन कैश बेस में तो वैसे ही नहीं पता चलता।
अब इसके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पेज नंबर 4.5 पे चलिएगा। बेसिस, डिफरेंस बिटवीन किसका, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का, बोलिए। हाँ जी बेटा। अप्रेजल मतलब इवेल्युएशन, योर प्रॉफिट। जैसे हम बोलते हैं ना, एम्प्लॉयज का अप्रेजल कर रहे हैं, एनुअल अप्रेजल होता है, हम जानने की कोशिश करते हैं कितना अच्छा किया कितना बुरा करा, ताकि हम उसको प्रमोशन दें या सैलरी बढ़ाएं या घटाएं वो। तो यहाँ पर क्या होता है, यू वांट टू फाइंड आउट, यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस, वो अप्रेजल की बात कर रहे हैं। अब जो आपके पास अब पॉइंट आया कौन सा वाला, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का डिफरेंस है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। आपके स्कूल के एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, पेज नंबर 4.5 पे। पेज नंबर 4.5 पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि ये हमारे पास है कौन सा बेसिस, एक्रूवल बेसिस, और यहाँ पर हमारे पास है कैश बेसिस। मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा इसको एक एक करके, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोला बेसिस है, बुक में देर का इसलिए कोई परेशानी। नंबर 1, एडजस्टमेंट ऑफ, ध्यान से सुनना जरा, प्रीपेड एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, एक्रूड इनकम का, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, इसका एडजस्टमेंट कहाँ होता है, रुक जाइए पहले रुक जाइए। सबसे पहले लिखते हैं आप लोग यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यहाँ नेचर, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एक्रूअल बेसिस पे कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ क्या रिकॉर्ड होगी, सिर्फ, देयर इज नो नीड टू राइट इट, तो बुक में दे रखा अच्छे से। यहाँ क्या रिकॉर्ड होगी, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 में बोलूं, एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, इसका एडजस्टमेंट कहाँ होता है, एक्रूअल बेसिस में। कैश बेसिस में इसका एडजस्टमेंट होता है, नहीं होता है, वैसा करके, ठीक है। बोल रहे, हाँ, क्या, नहीं सुनाई दिया मुझे। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, स्पेलिंग बोलो। हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक है, आई डिस्कस, बता दूंगा। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, इसमें ज्यादा अच्छे से पता चलता है, एक्रूअल में, कैश में प्रॉफिट लॉस अच्छे से डिटरमाइन नहीं होता है। टेक्निकल नॉलेज किसमें चाहिए, कैश बेसिस में चाहिए, एक्रूअल बेसिस में चाहिए, हाँ, एक्रूअल में चाहिए, कैश बेसिस में तो कुछ चाहिए नहीं। लीगल पोजीशन, लीगली कौन सा एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, एक्रूअल या कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्टेबिलिटी, वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है, एक्रूअल की या कैश की, वाइडर, एक्रूअल की, एक्रूअल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। रिलायबल कौन सा ज्यादा है, एक्रूअल या कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस ज्यादा रिलायबल है। सुटेबिलिटी, ये सुटेबल है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सुटेबल है छोटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कैश में डील करने वालों। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट द डिफरेंस। डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमेशा किसके साथ करना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ करना है। अगर आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्रूअल लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे कैश लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कैश और एक्रूअल के बीच में डिफरेंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कैश लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे एक्रूअल लिखेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है पता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि जो मार्किंग स्कीम बनती है, उसमें ये पोर्शन यहाँ आएगा वो वहां जाएगा, और जब एग्जामिनर चेक करेगा, आपने यहाँ एक्रूअल लिखा वहाँ कैश लिखा, तो चीजें उल्टी लगेंगी ना, क्रॉस क्रॉस होती चली जाएंगी, ऐसा कर। और जब भी आप सेंटेंस, जैसे मैंने बोला ना, एक्सेप्टेबिलिटी वाइडर है, लेस है, तो इट हैज वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी, इट हैज लेस एक्सेप्टेबिलिटी, या इट हैज अ लिमिटेड एक्सेप्टेबिलिटी। सेंटेंस लिखना है पूरा, कभी भी उसको एक एक शब्द लिख के मत छोड़ना। दिस इज हाउ इट इज डन। तो इसका अब हो गया सारा का सारा पार्ट खत्म। छोटे मोटे क्वेश्चंस जो इसके हैं वो हम उसके लेके चल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, 20 मिनट का टेस्ट है, बाकी मिनट इसकी पढ़ाई कर लेंगे। हाँ, मैं इसको वाइंड अप कर लूँ पहले, कोई बात नहीं। क्या डाउट है बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है जरा समझिए। आपके बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है जी। तो सेविंग्स अकाउंट को ओवरड्राफ्ट मतलब आपकी लिमिट से ज्यादा विड्रॉ की फैसिलिटी नहीं देते हैं। करंट अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में, आपके अकाउंट में 5 लाख है और आपकी क्रेडिट लिमिट 10 लाख की है,
5 लाख होने के बाद भी आपका 10 लाख का चेक क्लियर हो जाएगा, देन यू ओ 5 लाख टू बैंक, लाइबिलिटी बन गई, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कि 5 लाख की जगह 10 लाख का चेक क्लियर हो गया, अब क्या होगा, आपके अकाउंट में जैसे ही पैसा आएगा बैंक पहले अपना 5 लाख काटेगा, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। दैट वाज हर डाउट। ठीक है जी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।